घर बनाते समय, घर भाड़ा पर लेते समय या घर की योजना करते समय किस तरह से हम निर्माण करें, इसके लिए हमको सबसे पहले कुछ मूल बात है उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर घर है तो वहाँ स्नान होगा, खाना बनेगा, उसके बाद शौचालय होगा, उसके बाद बाथरूम होगा, स्नान घर होगा। ये सारे चीज़ को से निकलने वाला जो गंदा जल होगा, उस जल को निकास देंगे तब ना, नहीं तो घर में तो सबको जमा करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए उत्तम घर की व्यवस्था करने के लिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। छत और चार दीवारी मकान सुविधाजनक हो। सबसे पहले मकान क्या हो? सुविधाजनक, और वह छत और चार दीवारी से घिरा हुआ। अच्छा मकान हम जब बनाने के लिए सोचें तो छत और चार दीवारी से घिरा हुआ होना चाहिए। कौन चीज़ है? चार दीवारी माने चारों बगल दीवार, ऊपर में छत। आज का मतलब ये पहला लोगों का यह ध्येय होता है कि घर कम से कम पक्का हो। काहे कि अगर लकड़ी काठी का घर है तो हर साल उसमें कुछ न कुछ खर्चा, बांस बदलो, कोरा बदलो, जाफरी टटिया इधर उधर बदलना पड़ता है। लेकिन जब पक्का का घर बन जाता है तो यह अस्थाई हो जाता है, तब इसको कोई दिक्कत नहीं होता। आराम से तब इसमें हम लंबे समय तक 50 साल, 60 साल, 70 साल आराम से रह सकते हैं। सिर्फ समय समय पर खाली इसका देखभाल करना पड़ता है। रंग टिप, अगर मान लो कहीं पर प्लास्टर झड़ गया है तो उसको ठीक कर लेना। मकान हमको सुरक्षा प्रदान करता है, सुख शांति प्रदान करता है। बाहर कहीं से भाग कर के आएंगे तो घरे में न जगह मिलेगा। बाहर में कितनों मखमल के बिछावन पर सो जाओ, नींद नहीं पूरा होगा। घर में अगर टूटा हुआ खटिया है, टूटा हुआ चौकी है, उसी पर बिछौना है फटरे पुराने, तो उस पर तुम खूब बढ़िया से नींद लेकर के सोओगे, क्योंकि यह तुम्हारा अपना घर है। ठीक है? मकान की ज़रूरत केवल रहने के लिए नहीं होती है। मकान में हम भोजन, आराम, स्नान, विश्राम, ये सारा चीज़ हम कहाँ करते हैं? मकाने में। अपना मकान होगा तब न। इसके बाद देखो, भोजन भी, आराम, स्नान, ये सब चीज़ अपने घर में अगर होता है तो हमको सुविधा लगता है। शौचालय में तुम्हारा डेली का खर्चा लगभग 30 से 40 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं? अब फिर भी तुम्हारे वो घर में नहीं है, कहीं और है, वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए लोगों को घर से पहले शौचालय का निर्माण करना चाहिए, फिर रसोई घर चाहिए। भोजन बनाने के लिए रसोई घर होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं एक मकान में हो। मकान भले छोटा हो लेकिन उसमें सुख सुविधाओं की कमी नहीं हो। कम से कम साधारण से भोजनालय, रसोई घर हो, एक स्नान घर हो, पानी जल की व्यवस्था हो। घर में क्या हो सबसे पहले, और कुछ हो न हो, पहले जल की व्यवस्था। इसलिए देखा होगा जब लोग घर बनाते हैं, कुछ हो न हो पहले एगो कल जरूर करवाता है। काहे कि मान लो घरे बनाएगा, वो जो सीमेंट बालू वगैरह से, वहाँ पानी कहाँ से आएगा? तो सबसे पहली ज़रूरत क्या है? जल। और जब घर बन के तैयार हो गया, घेर दिए घर को, अब जब घर बना लिया तुम, तो घर बना, जल का निकासी किधर दोगे? सब पानी घर में जमा होगा, और जब पानी घर में जमा होगा तो बीमारी फैलेगा। इसलिए घर में जल की निकासी, स्नान घर से जल जो आ रहा है, नल का जल है, शौचालय का जल है, ये सभी जगह की जो जल है, इसका एक पक्की नाला का उपाय करना चाहिए,
ताकि घर से निकल करके पानी कहीं बाहर चला जाए, या घर में ही कोई सोख्ता या टंकी का निर्माण कराना चाहिए ताकि घर का जो गंदगी है वो सब बह के खत्म हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? मकान को स्वास्थ्य अनुकूल नियमों के आधार पर बनाना चाहिए। लोग कभी कभी तुम लोग देखा होगा कुछ ऐसा मकान होता है जिसमें कहीं खिड़किए न, कहीं वेंटिलेटरे न, एक तरह से गोदाम बना दिया है, कोठरी, जैसे जेल का कोठरी होता है। इसलिए सबसे पहला है कि स्वास्थ्य के दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से मकान की स्थिति, दिशा, बनावट, ये सब उचित होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से तुम घर नहीं बनाते हो, तो घर में कभी भी लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से जिसमें नंबर 1 में आता है जल का प्रबंधन। अभी बताए कि पानी घर में कोई भी हो तो पानी तक उपयोग होगा ही। ये तो डेली का काम है, नहाना, स्नान, शौचालय, खाना बनाने वाला, ये सब पानी, सब्जी को धोओगे, चावल धोओगे, सब कहाँ जाएगा? बर्तन धोओगे, कहाँ जाएगा पानी? इस सब का एक उचित निकासी होना चाहिए। नाला के माध्यम से बह करके कहीं एक गड्ढा में चला जाए या घर से बाहर चला जाए, घर में पानी फंसे नहीं तो बीमारी का घर हो जाएगा। दूसरा है मलमूत्र का जो जल है इसका निकासी। इसके लिए हम क्या करते हैं, घर में शौचालय निर्माण करते हैं, टंकी बनाते हैं। इससे क्या होता है, वो टंकी बंद है, पैक है, उससे कहीं गंद निकलने वाला नहीं है। नहीं तो ये गंध निकला तो समझो ये तो बहुत बड़का बीमारी, हैजा, डायरिया, कोलरा सब धरा देगा। समझा कि नहीं? इसलिए 2 चीज़ एकदम फाइनल होना चाहिए, जल का प्रबंधन और मलमूत्र के जो गंदे जल है उसका निपटान। अगर ये 2 चीज़ नहीं है तो घर में कभी भी तुम्हारा जो परिवार का लोग है कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। तीसरा है वायु का आवागमन। वायु का आवागमन मतलब घर ऐसा बनावे कि उसमें हवा आए और जाए, तो उसके लिए खिड़की देना होगा। खिड़की घर में देना चाहिए एक दूसरे के सामना सामनी, सीधा सीधी, ताकि एक बगल से अगर हवा चले तो पूरे रूम में हवा घुसते हुए निकल जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम घर में खिड़की तो देते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि रात में खिड़की सब बंद कर देते हैं। तो खिड़की किस लिए बनाया था? हवा के लिए ना, हवा है ये ना, तो खिड़की को बंद कर दिया, केवाड़ो बंद, सब कुछ बंद। खिड़कियों ऐसा है कि पूरा पैक, उससे हवा आ नहीं सकता है। तो इस कारण से हमारा घर जो है वह क्या होता है, अब रात में तुम सोया ऐसे घर में, सुबह उठ के देखोगे पूरा चेहरा सूज जाएगा, खुल जाएगा पूरा चेहरा। कहा कि तुम जिस रूम में सोए हो उस रूम में हवा का कोई व्यवस्था नहीं था। पंखा चला के ठंडा तो महसूस किया, लेकिन ये पंखा कहाँ से हवा लाएगा? पंखा तो हवा बनाता नहीं, ये तो उसी हवा को न घुमा के तुम्हारे पास लाता है। तो रूम में गर्म हवा था, उसी को घुमा घुमा के तुम्हारे पास दिया, तुमको लगा कि हम ठंडा महसूस कर रहे हैं, लेकिन घरे का हवा तुमको दे रहा। इस कारण से वायु का आवागमन भी हमारे घर में होना चाहिए। खिड़की की उचित व्यवस्था हो, समान मात्रा में, बड़े बड़े आकार की खिड़की, अब मतलब पूरे बड़के ने, मतलब इतना बड़ा हो कि उससे हवा एक आराम से आ जा सके। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन लोग इन बातों पर ध्यान, वेंटिलेटर देखा होगा तुम लोग, अब 1-2 वेंटिलेटर कहीं कहीं देता है कि चोर कहीं तोड़ के घुस नहीं जाए। अब वेंटिलेटर नहीं देंगे, घर का गर्मी बाहर कैसे निकलेगा? ऊपर में वेंटिलेटर रहेगा तो उससे सब गर्मी बाहर निकल जाएगा और नीचे ठंडा हवा आता रहेगा। लेकिन वेंटिलेटर क्या एगो है। अब एगो वेंटिलेटर से क्या होने वाला है? कितना रूम का गर्मी बाहर निकलेगा। लोग उस वेंटिलेटर में भी उल्टा करके पंखा लगा देते हैं, देखा होगा तुम लोग, उल्टा पंखा छोटका छोटका वेंटिलेटर में लगा देता है ताकि वो रूम के गर्मी को बाहर कर दे
और अंदर ठंडा हवा आ जाएगा। इससे रूम बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। नहीं तो वैसे पंखा घुमा रहा है, हवा लग रहा है, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा कि ठंडा है गर्म है क्या है। इसलिए हमको घर बनाते समय या घर भाड़ा पर लेते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वह रूम हवादार हो, हवा आए जाए उसमें। अगला है बनावट। चौथा क्या है? कई बार तो हम बने बनाए मकान खरीदते हैं, तो उसके बनावट पर भी ध्यान देंगे कि मकान ठोस बना है कि नहीं, मजबूत बना है कि नहीं। मकान के नींव, मंच माने बीम जिसको कहते हैं, कुर्सी नहीं कह जी, कुर्सी मजबूत हो, बिंब मजबूत हो, है न। छत को भी ध्यान से देखना चाहिए, छत मजबूत है कि क्या है। अगर छत कमज़ोर है तो कुछ दिन के बाद तुमको फिर छत को रिपेयरिंग करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। है दिशा। घर का दिशा अक्सर पूरब की ओर होना चाहिए। कौन सी की ओर होना चाहिए? पूरब की ओर, जिससे हवा आराम से आ जा सके, है ना, और सूर्य की रोशनी भी। इसलिए घर अगर पूरब मुंह का है तो बड़ा बेजोर। किस मुंह का? क्योंकि पूरब मुंह में सूर्य की किरणें जैसे उगेगी तो सीधे रूम में धूप जाएगा, और सूर्य की धूप में इतना पावर है कि सूक्ष्म जीवों को वह मार देता है। इसलिए सूर्य की रोशनी घर तक पहुँचे, हवा घर तक, रूम कमरा तक पहुँचे, ऐसा हमको घर का बनावट रखना चाहिए। अगला है भूमि। कौन सी? भूमि माने जमीन, नीचा मिट्टी। भूमि जो है, मकान निर्माण करते समय आस पड़ोस के अतिरिक्त मकान की स्थिति देख लेना चाहिए कि हमारे अगल बगल में कैसा मकान बना है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, बलुआही है कि धंसता है ज़मीन की, क्या होता है, इसका पता लगा लेना चाहिए। और उस हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से ही हमको मकान का निर्माण करना चाहिए। अब मान लो जैसे हम लोगों का जो इलाका है आलमनगर मधेपुरा जिला के अंतर्गत, यह जो इलाका है यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ आती है ना। आलमनगर से भी खास करके इसके जो देहाती क्षेत्र हैं वहाँ ज़्यादा बाढ़ आता है। तो वहाँ पर घर बनाते समय उनको बाढ़ को ध्यान में रख करके घर बनाना चाहिए। और उसमें कॉलम जो होता है, जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं, यह पिलर बड़ा बड़ा होना चाहिए और ऊपर में जा कर के कुर्सी बांधना चाहिए, ताकि पानी अगर आए, जल आए, तो इसके कुर्सी को नुकसान नहीं हो। कुर्सी मजबूत नहीं है तो तुम्हारा मकान भी मजबूत नहीं होगा। इसलिए 2 साल के बाद ही घर बनाओ, लेकिन कुर्सी मजबूत बनाओ, ऊंचा बनाओ, मजबूत बनाओ। नया नया घर देखोगे जो 5 साल 10 साल पहले बना है, वो घर कमर भर नीचे चला गया, क्योंकि सोच के नहीं बनाया गया। एक के बार हवेली बनाने के चक्कर में कम्मे कुर्सी दे करके सीधे कम्मे, छत भी कम्मे पर ढाल दिया। समझ गया नहीं? जबकि पहला जो हमारा घर होता है, कम से कम उसका तो सबसे पहले कुर्सी ऊंचा होना चाहिए। जो तुम्हारा सड़क है, उस सड़क से उस कुर्सी को कम से कम कमर भर ऊंचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कमर भर ऊंचा होना चाहिए। दूसरा, लिंटर लोग कसता है 6.5 नहीं तो 7 पर। अगर नीचे वाला घर बना रहे पहला मंजिल, तो कुर्सी, ये हो गया कुर्सी, मान लो नीचे का 6.5 या 7 पर लोग लिंटर कस देता है। हम 6.5 7 पर नहीं कसेंगे, सीधे 9 पर जाकर लिंटर कसेंगे। कितना पर? 9 पर। 9 फीट पर जाके 2 फीट एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक। रोड से भी भर कमर लगभग 3 फीट 4 फीट हो ही जाएगा। 3 फीट कम से कम, 3 फीट ऊंचा सड़क से और 2 फीट एक्स्ट्रा, क्या फीट हुआ? 5 फीट। 5 फीट मेरे पास जगह है, 1 फीट और ले लो, 6 फीट। ताकि 5 फीट पर लोग 6 फीट पर लिंटर कस देता है आजकल, 6 फीट पर। हमारे पास कितना है? 4 फीट इधर
और 2 फीट इधर 6-7 फीट हो गया। तो 6-7 फीट हमको मार्जिन ऊंचाई में बच जाता है। अगर मान लो सड़क कहीं ऊंचा हो गया, जितना हम कुर्सी दिए थे उस कुर्सी से भी सड़क ऊंचा हो गया, तो हम इसको 2 फीट और भर सकते हैं कि 2 फीट और भर सकते हैं कि नहीं। इसको कोई दिक्कत होगा? 2 फीट अगर भर देंगे तब पर भी तो हमारा इधर 7 फीट बचिए न गया कि 7 फीट तक लोग रखबे करता है लिंटर। छत को ज़्यादा ऊंचा नहीं डालना है। छत 5 ईटा 6 ईटा गया 10 ईटा गया ढाल दो, बस हो गया, बहुत हो गया। छत ज़्यादा छत ऊंचा करना कोनो होशियारी थोड़े है, तो बेवकूफ़ लोग का काम है। घर में हम लोग छज्जी देते हैं, घर घर छज्जिए दे देते हैं, और उस पर सामान दे के देखो कभी कितना रखे हो। छज्जी पर सामान कितना रहता है? जितना तुम छज्जी डालने में अपना ढलाई का मटेरियल खर्च करते हो, उतना में तुम ढलाई कर लोगे घर को। आधा घर में छज्जी खाली देखोगे, और उस छज्जी का कोई काम नहीं है। कहोगे छज्जी पर हम सामान रखते हैं, उससे बढ़िया 2 गोदरेज लेके उसी में सामान भर दो। कि अलमीरा आता है वो लोहा का रेक वाला, वही लेके खड़ा कर दो, उसी में सामान भर दो। झूठे छज्जी दे करके, एक तो पंखा लगाओगे तो छज्जी हवा छेक लेगा, छेकेगा कि नहीं छेकेगा, और तुम्हारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है। इसलिए घर में बेकार का छज्जी नहीं देना चाहिए। छज्जी जरूरतें भर दो, इन्हें कि भर गरे में एकदम तीनों बगल से छज्जी, और जिसका कोई काम ही नहीं। समझ में आ गया? इसलिए ये क्या है, मकान कोई पहला वाला जो मकान है लेटे से बनाओ, लेकिन ऊंचा बनाओ, ताकि अगर नीचों से भरा भी जाए, सड़क ऊंचा भी हो जाए, तो मेरा मकान डूबे नहीं नीचों। समझा कि नहीं? और नहीं तो अगर नीचे करके ढालेंगे तो छत बर्बाद हो जाएगा, नीचे धंस जाएगा जमीन, और सड़क ऊपर हो जाएगा। वर्षा के समय में सब पानी घरे घुसेगा। बात समझ में आ गया? तो हम लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हैं, कम से कम अपना सोच समझ के घर बनाना चाहिए। इसी को कहा गया भूमि। भूमि वाला पॉइंट में लिखेंगे कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के हिसाब से हमको घर बनाना चाहिए। कभी कभार यहाँ भूकंप भी आता है, तो भूकंप के को देख करके भी घर बनाना चाहिए। अभी जो यहाँ हम लोगों के यहाँ घर है, एक घर दूसरे घर से सटा हुआ है, सटा हुआ है, तो भूकंप में इससे नुकसान है घर क्रैक करने का। ये घर जो अगर मान लो जमीन डोले हिलेगी तो ये मकान कहाँ जाएगा? बीच में तो गैपिंग है नहीं, एक मकान दूसरे मकान पर प्रेशर बनाएगा, दीवार क्रैक कर जाएगा। इसलिए जहाँ भूकंप आता है वहाँ घर के बीच में कम से कम गैपिंग होना चाहिए, 2 घर के बीच में गैपिंग होना चाहिए। यहाँ कौन ज़मीन छोड़ने के लिए बैठा है? एक रत्ती का तो ज़मीनें हैं, गैपिंग छोड़ेगा तो सांप बिच्छू का जगह हो जाएगा। इसलिए लोग अपना घर दूसरे घर में सटा देता है। बात समझ में आ रहा है? तो भूमि के हिसाब से घर निर्माण करना। अब मान लो जहाँ बलुआही ज़मीन है वहाँ कैसे घर बनाएगा? बलुआही ज़मीन जहाँ पर एगो मकान 3 मंजिला मकान, वो खूबसूरत, और मकान कैसे बनाया था? इधर से पूरा उसका ज़मीन था ही नहीं, इधर सॉलिड हो गया, और इधर आगे खाली था, रोड था। वो क्या किया था ज़मीन का, ये अगला छज्जी सब निकाल दिया। समझ गया? अब इसका कुर्सी मजबूत था कि नहीं था, ये अनबैलेंस हो के आगे मुंह गिर गया। पूरे 3 मंजिला मकान ले दे, यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड हुआ। अब समझो, मकान में तुम लाखों रुपया लगा दो, उसका तरी मजबूत नहीं है, ज़मीन मजबूत नहीं है, तो बेकार है पैसा लगाना। सब पैसा एक दिन झूठे, अगर दोनों बगल से मकान नहीं है तब तो और दिक्कत है। कहीं हवा बहा आंधी तूफान जोर का आया, मकान अनबैलेंस होगा, गिरा दे। अगर दोनों बगल से घर है तब तो कुछ सुरक्षा है। इसके बाद है स्थिति व आस पड़ोस। पंची, अगर मान लो तुम्हारे अगल बगल में कल कारखाना है, रेलवे फैक्ट्री है, रेलवे स्टेशन है, अगर ऐसा सब कोनो बात है तो उसी हिसाब से तुमको घर भी बनाना चाहिए।
अब जैसे बगल से तुम्हारा रेलगाड़ी गुजरता है तुम्हारे घर के बगल से, अब वहाँ अगर तुम 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ा कर दोगे तो गिरने का डर है, क्योंकि जब रेलगाड़ी चलती है तो ज़मीन में दल्लक पैदा होता है, कंपन, ज़मीन कंपन करता है। अब वहाँ पर तुम ज़्यादा ऊंचाई का बिल्डिंग बना दोगे तो गिर जाएगा। इसलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महल का बिल्डिंग ही बहुत काफ़ी होगा, और भी मजबूत होना चाहिए जो उस कंपन को बर्दाश्त कर ले। कहा कि वो कंपन रोज़ होगा, रोज़ रेलगाड़ी आएगी जाएगी। अगर मान लो तुम्हारे बगल में कहीं कल कारखाना है, फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में आवाज़ होगा, मशीन चलेगा, शोर होगा, हल्ला गुल्ला होगा, धूल कण उड़ेगा, तो तुमको अपने उसी के हिसाब से अपना घर बनाना होगा। खिड़की में शीशा वगैरह सेट करवाना होगा ताकि तुम्हारे घर में उसका आवाज़ और धूल, गर्दा, मिट्टी ये सब तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करे। तो मकान बड़ा सोच समझ के बनाना होता है, और जो सोच समझ के नहीं बनाता है बस उसी को धक्का लगता है। अब तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं है उस मकान को, नहीं तुम तोड़ सकते हो। अब मकान बनाना अब कोनो खेल नहीं है। अगर 2 रूम का मकान बनाओगे सीधे 2 लाख रुपया रख दो, साधारण 2 रूम के 2 लाख, नीचा में बनाया तो 4 लाख। काय कुर्सियों देगा फिर हो, बनना प्लस्तर, पिलर वोलर, पिलरों हैप्पी देना पड़ेगा। पहले लोग जैसे बना लेता था वैसे तो अब चलेगा नहीं। तो आस पड़ोस के मकान को देख करके भी अपने मकान की संरचना करनी चाहिए। बिजली, गैस आदि का प्रबंध हो मकान में, क्या हो। अब बिजली का नहीं होगा प्रबंध तो अभी के ज़माने में, वो भी अभी के ज़माने में अगर बिजली नहीं हो तो भारी मुसीबत है। मोबाइल चार्ज कैसे होगा, बच्चा का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, गर्मी है तो पंखा कैसे चलेगा। इसलिए बिजली का व्यवस्था हो, गैस की व्यवस्था हो खाना बनाने के लिए। इसके बाद है पारिवारिक आवश्यकताओं की दृष्टि से घर का निर्माण। घर में हमारे जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से रूम बनाना पड़ेगा। मिटा देते हैं इसको। ये तो था कौन सी की दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से ये सब काम करना पड़ेगा। अब है परिवार की आवश्यकता की दृष्टि से। परिवार की आवश्यकता की दृष्टि से पहला है सुगमता से मकान में आना जाना। आना जाना हम लोग लिख लेना, सुगमता से। सुगमता से मकान में आना जाना मतलब घर में आने जाने का व्यवस्था बढ़िया हो। ये नहीं कि मकान का गेट इतना छोटा हो उसमें जय बार जाएंगे तय बार सिर टकराएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गली इतना घुमा हुआ है कि घर जाने में ही लोग गलिए घूमते रहता है, उसी में गायब हो जाता है, किधर चले गए किधर जाना है। इसलिए मकान को क्या होना चाहिए, उसमें जो हम रूम बनाएंगे वो सुगमता से उसमें आया जाया जा सके। जैसे एक साइड से रूम बना दिए, उसके आगे रास्ता दे दिए, इधर से रूम है, आराम से लोग जहाँ जाना है जाए। यही ना वो तरीका है, सीधा सीधे है कि नहीं। आराम से कहीं जाओ, जिसके रूम में जाना है जाओ आराम से। दूसरा है स्थान की निरंतरता। पंची स्थान, अब तुम घर बनाना चाहते हो खूब सोच समझ के, लेकिन तुम्हारे पास जगह नहीं है, तो जब जगह नहीं है तो जगह की कमी में घर को भी उसी तरह कंजस्टेड करके बनाना पड़ता है। तो बहुत लोग को देखा होगा कि आजकल बाज़ार शहरों में जहाँ ज़मीन जिसके पास छोटा छोटा है, 10 धुर ज़मीन है, उसमें कैसे रहेगा। किसी को 5-7 धुर ज़मीन है बीच मार्केट में, वो कैसे घर बनाएगा। तो सीढ़ी के नीचे में ही रसोई घर दे देता है। सीढ़ी के नीचे में रसोई घर हो गया, या सीढ़ी के नीचे में ही कॉल है, बाथरूम है। जगह को बचाने के लिए रसोई घर है ना। उसी के सीढ़ी जहाँ पर है उसी के बगल में वो चौकी लगा है, गेस्ट वेस्ट आया तो वहाँ बैठेगा, गेस्ट रूम हो गया वो। तो जगह की कमी के कारण लोग घर को जो है अपने हिसाब से बनाते हैं। इसके बाद है कमरों का पारंपरिक संबंध। पंची जैसे में
हम लोगों के यहाँ देखो क्या है कि कमरा को ऐसे बनाया जाता है। अब जैसे नहा के आए तो सीधे कहाँ घुसोगे? बेडरूम में। वहाँ तुम्हारा कपड़ा रखा हुआ है, तो नहा करके स्नान घर के बगल में हमारा बेडरूम हो। बगल में मतलब उसके बाद स्नान घर के बाद क्या हो? बेडरूम हो। स्नान घर के बाद रसोई हो जाएगा तो वहाँ गड़बड़ है, हमेशा फिच होगा, मक्खी उक्खी कीड़ा मकोड़ा ढेर सारा बात है। इसलिए स्नान घर के बाद में क्या होना चाहिए? बेडरूम, वो भी एकदम सुसज्जित ठीक ठाक। स्नान घर हटके है थोड़ा सा, उसके बाद क्या है? बेडरूम। स्नान किए, कपड़ा बदल के सीधे अपना बेडरूम में आए, फिर वहाँ पर अपना कपड़ा उपड़ा चेंज किए। इसके बाद रसोई घर को भोजन कक्ष के लगे होना चाहिए। अब रसोई घर मतलब खाना बनाने का जो रूम है, अब खाना खाने का जो रूम है, बहुत लोगों के यहाँ खाना खाने का एक अलग रूम होता है जिसको कहते हैं डाइनिंग रूम, ठीक ना। भोजनालय, भोजन कक्ष, वहाँ सब लोग बैठते हैं और खाना परोसते हैं। अब मान लो भोजन का रूम है नीचा में और खाना खाने वाला जगह है ऊपर में, जो ले जाने वाला होगा वो तो मर जाएगा ऊपर नीचा करते करते। इसलिए भोजन बनाने के बगल में ही भोजन खाने वाला भी मतलब खाना खिलाने वाला भी कक्ष होना चाहिए। और स्नान घर के बगल में ही सोने का बेडरूम होना चाहिए, कक्ष होना चाहिए। क्या कि तुम अपना कपड़ा रखोगे कहाँ? उसी में रखते हो, सामान कपड़ा वगैरह सब वहीं है। तो नहा करके कपड़ा चेंज करके आते हैं, वहाँ अपना कपड़ा उपड़ा बदल लेते हैं, चेंज करते हैं। उसी में सारा कंघी ऐना झरनी जो जहाँ है सब रहता है। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और नहीं तो बस दौड़ते दौड़ते मर जाओगे। कोई अनजान आदमी होगा, नहा करके रसोई घर बगल में, उसी में घुस जाएगा, पता चलेगा अरे तो चूल्हा भट्टी है, इसमें दूसरे घर जाओ। इसलिए नियम है कि खाना खाने के बगल में है तो खाना खिलाने में भी आसानी है, उधर से निकले इधर दे दिए, है कि नहीं। बहुत लोग होता है गरम गरम खाना पसंद करता है, और दूर में रहेगा तो लाते लाते एकदम 6 महीना, जाते जाते 6 महीने। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला, सदस्य के अनुकूल। किसके अनुकूल? अब मान लो घर में सदस्य जितना है, अगर बूढ़ा बुजुर्ग है तो इनका कमरा शौचालय के नज़दीक होना चाहिए। खांसने थूकने वाला भी व्यवस्था हो, ताकि बूढ़े आदमी को अक्सर देखोगे सब समस्या हो जाता है। अब मान लो प्यासे लग गया, मान लो आधा रात को उसको पीछे जाना है, मतलब शौचालय वगैरह जाना है, तो अगर दूर है तो उसको दिक्कत होगा। इसलिए उनके कमरे को बगल में रखना चाहिए। अब मान लो बच्चा है, विद्यार्थी है, कोई पढ़ने वाला बच्चा है, उसका कमरा एकांत में होना चाहिए, सबसे अंत में, जहाँ लोग पहुँचते पहुँचते पहुँचेगा, है कि नहीं। हम लोगों के यहाँ वैसी व्यवस्था हो नहीं पाती है। एकांत में पढ़ाई का कक्ष रहेगा तब ना उसका दिमाग स्थिर होकर पढ़ाई करेगा, और नहीं तो क्या करेगा, जाए बार लोग आएगा घर में, तय बार उसका ध्यान भटकेगा। एक कहाँ गलो पापा, एक कहाँ गलो मम्मी, अब वो बार बार उठ करके माँ आगे बाप के कर रहा है बेचारा। इसलिए पढ़ाई का जो कक्षा होना चाहिए वह भी एक साइड में होना चाहिए। सदस्यों की संख्या के अनुकूल होना चाहिए, यानी जो जैसा सदस्य है उसके हिसाब से कमरा होना चाहिए, है ना। अब जैसे बच्चा है तो उसके लिए वैसा ही कमरा होना चाहिए। बच्चा के लिए आरामदायक पढ़ाई का टेबल कुर्सी उसी के रूम में हो, सोने का बेड हो उसी के रूम में, पढ़ाई और सोने का दोनों अटैच। या बहुत लोग के पास जगह ज़्यादा होता है तो पढ़ाई का रूम अलग हो जाता है और सोने का रूम अलग हो जाता है। वहाँ देखोगे खाली पढ़ाई, टेबल कुर्सी किताब वगैरह लगा हुआ है, पढ़ाई करो और बगल में बेडरूम में जाके सो जाओ। अगला है एकांत। घर में एकांत की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, घर में इतना टेंशन बढ़ जाता है, माथा बेचैन हो जाता है। ऐसे में अगर घर में कोई शांत एकांत जगह नहीं रहेगा तो आदमी जल्दी ही पागल हो जाएगा, है कि नहीं। हमारे यहाँ क्या है, अगर मन ज़्यादा औल बोल हो रहा है, चलो दूसरे के यहाँ घूमने के लिए, दिमाग चेंज हो जाएगा। करते हैं कि नहीं करते। तो उसी प्रकार से अब बड़े बड़े शहरों में तो यह संभव नहीं है,
इसलिए घर में एक एकांत रूम भी बनावें, जिसमें अब मान लो एकांत रूम में बैठ कर के म्यूजिके सुन रहे हैं, टीवीए देख रहे हैं, कोई मनोरंजन वाला काम कर रहे हैं, है कि नहीं। टीवीए भर का LED लगा, उसी में फिल्म देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, गेमें खेल रहे हैं, एकांत रहेगा तब न। अब माइंड एक पहले से डिस्टर्ब है, ऊपर से घर वाला आके बार बार टॉर्चर करेगा और गुस्सा उठेगा, घर में विवाद बढ़ेगा। इसलिए घर में एकांत रूम भी होना चाहिए। अगला है अभिव्यंजकता। अभिव्यंजकता मतलब होता है साज सामान। अब जैसे में बच्चा है तो उसके लिए खिलौना वगैरह उस रूम में होना चाहिए, बूढ़ा है तो उसके लिए किताब का रैक होना चाहिए, उसमें बहुत सारे धर्म ग्रंथ और अच्छी अच्छी किताबें रखी हो। बूढ़ा आदमी की पढ़े, उम्र के हिसाब से किताब पढ़ेगा ना। अब अगर बूढ़ा मान लो कोई वैसा ही है तो उसका तो वैसा व्यवस्था करो या भाई। तो अक्सर बुढ़ारी में क्या पढ़ेगा, रामायण महाभारत गीता पुराण यही पढ़ेगा। या मान लो अगर पढ़ा लिखा है बुजुर्ग तो बच्चे को पढ़ाएगा, बच्चे को पढ़ाएगा शिक्षाप्रद कहानी वाला किताब वगैरह सब पढ़ेगा तो बच्चे को सुनाएगा, उससे बच्चे का भी बुद्धि विकसित होगा। परिवर्तनशीलता, घर में परिवर्तन भी जरूरी है। परिवर्तन समझते हो, सामान को इधर उधर करना। हर साल 6 महीनों में घर का मॉडल चेंज कर दो, इधर से पलंग उठा के उधर, उधर से टेबल उठा के इधर। घर चेंज करते रहोगे, फोटो वगैरह सजावट चेंज करते रहोगे तो घर लगेगा हर बार नया नया। जैसे दिवाली में एक बार जरूर घर झाड़ते हैं, तो उसमें घर का मॉडले चेंज कर दो, जहाँ पहले था वहाँ से हटा दो, कहीं और सेट करो, देखो होता है। इससे क्या होगा कि घर का मॉडल जब चेंज होगा तो दिमाग का, सोच का, मन मस्तिष्क वगैरह भी चेंज होगा। तो हमेशा रूम में कुछ न कुछ क्रिएटिविटी होते रहना चाहिए। इन्हें की झोल लगा है तो लगले रहने दो, फटलका पोस्टर सटा है सटे रहने दो, फोटो लगाए वो देखने में एकदम मैला कुचैला लग रहा है उसको रहने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारा कक्ष है उसको एकदम सजा के साफ सुथरा, सजाना मतलब साफ सुथरा। इन्हें की सजाने का मतलब लटकन फुदना खूब लटका दो, सजाने का मतलब है साफ सुथरा रखना। मकान में क्षेत्रों का विभाजन होना चाहिए। क्षेत्रों मतलब इतना वो क्षेत्र, अब जैसे मान लो इधर से इधर जो क्षेत्र है ये बहुत भीड़ भाड़ है, कोई आएगा आदमी पहले इधरे, कि जिधर से आने का रास्ता है उधरे ना। अब पीछे जैसे जैसे जाएंगे तो वैसे वैसे शांत हो जाएगा। तो उधर पीछे के कमरा में या मिडिल कमरा में एकांत के जगह में एकांत रूम होना चाहिए, ताकि वहाँ बच्चे की पढ़ाई भी हो सके या हमारा मन उब जाए हल्ला गुल्ला से तो कुछ देर वहाँ बैठ कर माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दे सके, शांत कर सके। स्थान की मितव्यता। अब इसका ये मतलब न है कि तुमको जगह है नहीं है, तुम एकदम मार्द कहे इतना किचन, ये रसोई, ये फलना, बनाते बनाते पता चला जमीन उतना था ही नहीं, सब कुछ रसोई किचन वगैरह में चला गया और लोग के सोने बैठने का कमरे गायब हो गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर जगह कम है तो उसी हिसाब से मैनेज भी करना चाहिए, उसी हिसाब से छोटा छोटा रसोई किचन जितना तक हो सके। इन्हें साफे छोटे कर दिया, घर में घुसने में भी दिक्कत है, 2-4 आदमी घुस गया तो भारी टेंशन। इतना छोटा रूम भी नहीं बनाना चाहिए। क्या छोटा छोटा रूम बनाओगे तो दिक्कत है कि नहीं। एगो चौकी लगाया रूम फुल और टेबल कुर्सी कहाँ जाएगा। तो इसलिए सोच समझ करके घर में घर की लंबाई चौड़ाई जगह को लेना चाहिए। अगला है बाह्य स्वरूप। बाहरी मतलब घर का, ये तो था पूरा भीतरी, अब घर का बाहर भी थोड़ा आकर्षक हो, अच्छा लगे देखने में, ज़्यादा झाड़ झुमट नहीं हो, मतलब साधारण में सुंदर देखने में लगे मकान, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। अगला व्यक्तिगत रुचि। अब किसी का मन है घर का कलर कैसा हो, है ना, घर में कौन सा बल्ब लगाएं, कौन सा कलर दें, किस तरह से घर को सजाएं, इसमें सब परिवार की रुचि के अनुसार घर की साज सज्जा करनी चाहिए। इस प्रकार अगर हम सोच के या घर निर्माण करते हैं या घर भाड़ा पर लेते हैं
या और भी कुछ घर से रिलेटेड कोई संबंधित विचार करते हैं, तो इन सभी बिंदुओं पर अगर विचार करके हम घर लेते हैं या घर बनाते हैं तो लगता है जैसे आगे कोई समस्या नहीं आ सकती। अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो कभी पानी का टेंशन होगा, कभी शौचालय का टेंशन होगा, कभी और कुछ चीज़ का टेंशन होगा, मतलब रोज़ टेंशन लगा रहेगा। अब लोग काम करेगा कि टेंशन को ढूंढेगा। इसलिए लोगों को समय के अनुसार काम करना चाहिए और इसी बिंदु पर ध्यान देते हुए घर मकान बनाना चाहिए या घर खरीदना चाहिए। आपको सर जो भाड़ा लेगा वो इतना बात सोचेगा तो उसको भाड़ा मिलेगा, कहाँ में सोचेगा ये सब बात। तो इसमें कुछ बातें हैं जिसको तुम देख सकते हो, जैसे में पानी का तो व्यवस्था निश्चित हो, शौचालय का व्यवस्था निश्चित हो, खुला जगह हो तब न कपड़ा उपड़ा जो सुखाओगे, अनाज सुखाओगे, कहाँ ले जाओगे सुखाने? ये भी तो रोज दिन का काम है, ये भी रोज दिन का काम है। रोज अनाज सुखाना पड़ेगा, कपड़ा सुखाना पड़ेगा, रोज नहीं तो 2-4 दिन 10 दिन में सुखाना पड़ेगा, कहाँ ले जाकर सुखाएंगे। इसलिए कम से कम 3 चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे अगर भाड़ा पर रूम ले रहे हैं तो। पानी का निकास ठीक ठाक हो, शौचालय का व्यवस्था ठीक हो, स्नान घर ठीक हो और कपड़ा वगैरह सुखाने के लिए कोई फ्री जगह हो। इतना काम अगर होता है तो हमारा घर सुंदर और रहने लायक हो सकेगा। ठीक है। हर हर महादेव।